हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवधर दुबे और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लेक्चर बाय देव दुबे में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेंसिक साइंस और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक फॉरेंसिक साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है पोस्टमार्टम या फिर मेडिकल ऑटोप्सी। जो इस वीडियो में हम ऑटोप्सी डिस्कस करेंगे वो एक मेडिकल लीगल ऑटोप्सी की बात करेंगे। लीगल पर्सपेक्टिव से डील करेंगे इस टॉपिक को, पोस्टमार्टम या फिर मेडिकल ऑटोप्सी को। कंटेंट्स की बात करते हैं तो इस वीडियो में हम समझेंगे मेडिकल ऑटोप्सी क्या है, इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे मेडिकल ऑटोप्सी क्या होता है या फिर पोस्टमार्टम क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है किसी डेड बॉडी का। इसको हम एनिमेटेड और रियल वीडियोस के थ्रू भी समझेंगे। सबसे पहले पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम अगर हम बात करें, पोस्टमार्टम को हम कहते हैं मेडिकल ऑटोप्सी या फिर नेक्रोप्सी, और साथ ही साथ इसको थेनोप्सी भी कहते हैं। यानी नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। पोस्टमार्टम कहिए, मेडिकल ऑटोप्सी कहिए, नेक्रोप्सी कहिए या थेनोटॉप्सी कहिए। इसका मतलब होता है एक स्पेशल तरह का इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है डेड बॉडी का। किसके द्वारा? एक पैथोलॉजिस्ट जो कि ऑथराइज्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू। जो भी गवर्नमेंट होती है वो उसको ऑथराइज करती है कि आप एक डेड बॉडी का एग्जामिनेशन कीजिए, जिससे ये पता चल सके कि उसके डेथ का कारण क्या है, उसके डेथ का कारण क्या है, कॉज ऑफ डेथ को पता करने के लिए, और जो उसके आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान करने के लिए कि डेड बॉडी किसकी है। और जो भी गिल्टी पर्सन है यानी जो भी कल्प्रिट है जिसने उसको मारा है, अगर इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ है तो उसको सज़ा दिलाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए और एविडेंशियल वैल्यू के लिए पोस्टमार्टम का यूज़ होता है। जैसे कि हम जानते हैं सेक्शन 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो पोस्टमार्टम का जो एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद डॉक्टर अपना एक रिपोर्ट बनाता है और इसमें बताता है कि डेथ का क्या कारण था। उसको आप कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं और इसकी वैल्यू वही सेक्शन 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में होगी। तो पोस्टमार्टम क्या है? एक तरह का स्पेशल एग्जामिनेशन है और किसके द्वारा किया जाता है? जो स्पेशलाइज्ड हो, ट्रेंड हो इस चीज़ों में। किस चीज़ों में? कि आप डेड बॉडी को एग्जामिन कर सकें और वो बता सके कि कब ये डेथ हुई, कैसे डेथ हुई और किसने डेथ की है, मतलब बॉडी के एग्जामिनेशन करके। अगर ये कोई बता सके तो पोस्टमार्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला मैनर, यानी डेथ का क्या तरीका था डेथ कॉज करने के लिए अगर अननेचुरल डेथ है, और दूसरा कॉज यानी किस तरीके से डेथ कॉज किया। क्या उसे जहर दे के डेथ कॉज किया है या फिर कोई शार्प वेपन से किया है, बुलेट से किया है, पॉइजन से किया है। तो मतलब मैनर क्या था और कॉज क्या था, इसको जानने के लिए हम एग्जामिनेशन करते हैं डेड बॉडी का। एग्जामिनेशन कौन करता है? जैसे कि मैंने बताया पैथोलॉजिस्ट जो अप्रूव्ड होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में और ट्रेंड होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है इसका पहला कि आप आइडेंटिफाई करें पर्सन को, यानी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन में मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है पोस्टमार्टम का कि आप ऑब्जेक्टिव में है कि आप इस डेड बॉडी को एग्जामिन करके बताया कि ये डेड बॉडी है किसकी। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ही हो जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कॉज ऑफ डेथ, यानी डेथ का कारण क्या है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि डेथ का कारण बताइए। अगर अननेचुरल डेथ है तो क्या वो सुसाइड से है, होमिसाइड है या फिर एक्सीडेंट है, उसको बताइए। किस तरीके से वो बताएंगे? वो बॉडी को साइंटिफिकली एग्जामिन करेंगे, हर तरीके से हर वेपन यूज़ करेंगे, साइंटिफिक मेथड लगाएंगे जिसके हिसाब से वो बता सकते हैं कि वो एक्सीडेंट था, होमिसाइड था या सुसाइड था। इसके अलावा कोई अगर एविडेंस वो कलेक्ट कर सकते हैं डेड बॉडी से, कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं जो एविडेंशियल वैल्यू रखता हो, तो उसको कलेक्ट करें। साथ ही साथ अगर कोई वेपन, वो बता सकते हैं कि किस वेपन से शूट मतलब डेथ कॉज की गई है। क्या वो शार्प वेपन नाइफ था, बुलेट था या फिर क्या, तो उसको भी फाइंड करें। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। वो अगर अप्रॉक्सीमेट टाइम बताए कि डेथ कब कॉज हुई, क्योंकि इस टाइम का यूज़ किया जा सकता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा कल्प्रिट को पकड़ने में और कल्प्रिट को सज़ा दिलाने में। इस टाइम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम बताएं। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी क्वेश्चन है बर्थ का या फिर लाइव है था या नहीं, बच्चा जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या वो जन्मा था या फिर मृत्यु ही पैदा हुआ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी पोस्टमार्टम में कंफर्म हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब के बाद आप बॉडी को पूरी तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं, तो इसमें आप बॉडी को कुछ हद तक हार्म पहुंचाएंगे। आप डाइसेक्ट करेंगे, उसमें छुरा चलाएंगे, उसको काटेंगे। तो इन सब के बाद उसको बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में रीस्टोर करें।
यानी जितना अच्छे तरीके से आप रिस्टोर कर सकते हैं उस कंडीशन में एज इट इज़ लाने की कोशिश करें, जो कि पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक आप जहाँ तक बेस्ट कर सके वो वाला है। तो ये टोटल ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनर और कॉज पता करना है डेथ का। अब हम ऑटोप्सी की बात करें तो ऑटोप्सी बेसिकली कई तरीके से होते हैं। पहला मेडिकल लीगल ऑटोप्सी, जो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे काम का चीज़ यही है, मेडिकल लीगल ऑटोप्सी। मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में क्या होता है, आप लीगल पर्सपेक्टिव से आप किसी डेड बॉडी का एग्जामिन करते हैं और कुछ एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं। एंटोमिकल ऑटोप्सी क्या होता है, एंटोमेटिकल ऑटोप्सी मतलब आप फिजिकल एक बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको एग्जामिन करते हैं, उसके चोटों को देखते हैं, उसके जो इंजरीज़ है उसको एग्जामिन करते हैं, उसके ऑर्गन्स को एग्जामिन करते हैं, बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करते हैं और उस पर कुछ अपनी ओपिनियन देते हैं मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है। पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होता है, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में बेसिकली आप केमिकल्स से डील करते हैं कि जो केमिकल्स है जिसकी वजह से डेथ कॉज हुई, तो अगर उसकी स्टडी आप कर रहे हैं बॉडी के लिए, ठीक है, डेड बॉडी के, तो उसमें पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी आता है। तो पैथोलॉजी उसमें देखी जाती है। साइकोलॉजिकल उन केसेस में होते हैं जिन केसेस में सुसाइड होते हैं। ठीक है। तो इन केसेस में आप देखा जाता है कि मेंटल कंडीशन क्या थी, मेंटल स्टेट क्या थी, तो वो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी वहाँ पर यूज़ होता है। और सबसे रेलिवेंट और इस समय नया चला है वर्चुअल ऑटोप्सी। वर्चुअल ऑटोप्सी बेसिकली क्या है, कई जो साइंटिफिक तरीके हैं जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, स्कैन है, सीटी स्कैन है, इन सब को यूज़ करते हुए, जितने भी साइंटिफिक मेथड है यूज़ करते हुए, कम से कम बॉडी को इंजरी करते हुए डिजिटल फॉर्म में कम से कम ब्लड निकाले, किस तरीके से आप डेड बॉडी को एग्जामिन कर सकते हैं और रियल कारण बता सकते हैं डेथ का, मैनर बता सकते हैं डेथ का, उसे वर्चुअल ऑटोप्सी कहते हैं। यूरोपियंस कंट्री में ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होते जा रहा है धीरे धीरे। इंडिया में ये हालांकि ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। अब हम देखते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी ऑटोप्सी की क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसमें ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि जो भी ऑटोप्सी करे वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो और स्पेशल ट्रेनिंग मिली हो और एक्सपीरियंसड हो फॉरेंसिक मेडिसिन में। सबसे पहला क्या है कि आप रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में। इसके अलावा जो भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो मेटिकुलस यानी कंप्लीट होना चाहिए, अपने आप में परफेक्ट होना चाहिए। और जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव फाइंडिंग, निगेटिव फाइंडिंग है निगेटिव फाइंडिंग। आपसे पूछा गया चोट लगा है तो हाँ या ना, दोनों जो भी है उसको आप मेंशन करते हुए, नोट करते हुए चले जाए। नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो सारे जो भी फाइंडिंग्स है उसको आपको मेंशन करते हुए जाना है। इसी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है। फोटोग्राफ्स, जब भी पोस्टमार्टम होता है फोटोग्राफ्स का इंपॉर्टेंट रोल है आज के समय में। जितने ज़्यादा फोटोग्राफ्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा फोटोग्राफ्स कलेक्ट करें, जितने एंगल से फोटोग्राफ्स हो सकते हैं उतने एंगल से फोटोग्राफ करें। अगर फोटोग्राफ्स पॉसिबल नहीं थे तो स्केचेस का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी का वेट और मेजरमेंट भी ज़रूरी है। आपने अगर वेट नहीं बॉडी का किया तो आपका ये रिपोर्ट पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइजन के केस में वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पर डेथ पॉइजन से हुई हो, या फिर मेजरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेड बॉडी की क्या मेजरमेंट्स थी और जो इंजरीज थी उसकी क्या मेजरमेंट थी, ये अपने आप में बहुत ही हेल्पफुल और एविडेंशियल वैल्यू रखता है। तो इन सबको भी आपको नोट करते हुए अपने मेडिकल रिकॉर्ड में, मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। इसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं उसे ट्रेस करें, कलेक्ट करें और उसको प्रिजर्व करें, क्योंकि आपको ये कोर्ट में बाद में पेश करना होगा। इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव और मेडिकल रिपोर्ट आपको बनाना रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल मेडिकल रिपोर्ट बनाना रहेगा। और ये ध्यान में बनाते हुए बनाना है कि आपको ये कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा। जो भी आपकी फाइंडिंग्स है, हर एक फाइंडिंग को आपको कोर्ट में साबित करना होगा। अब हम बात करें कुछ प्रिकॉशंस की, यानी आप मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले, पोस्ट एग्जामिनेशन से पहले, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से पहले आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे, मतलब आप क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे तो परमिशन लेकर करेंगे। सबसे पहला कि पोस्टमार्टम आप बिना ऑथराइजेशन के नहीं कर सकते। ऑथराइजेशन किससे मिलेगा, आप किससे परमिशन लेंगे कि आपको पोस्टमार्टम करना है या नहीं करना है। तो पोस्टमार्टम बेसिकली आपको परमिशन इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी देती है या फिर कोर्ट देता है, फैमिली से नहीं मतलब है। क्योंकि मेडिकल लीगल परमिशन, जो भी मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम होता है उसका परमिशन या तो कोर्ट दे सकता है या तो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी दे सकती है। तो आपको बिना ऑथराइजेशन पोस्टमार्टम नहीं करना है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था,
आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो उस बॉडी को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किसकी बॉडी है। किसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी ढेर सारे मेथड्स है उसमें से कोई भी तरीके से आप आइडेंटिफाई करें बॉडी को। सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि आप परमिशन लें, उस बॉडी को आइडेंटिफाई करें। अगर हो सके तो आप क्राइम सीन पे भी जाएँ, क्राइम सीन पे जाके ही आप कलेक्ट कर सकते हैं एविडेंस को। और अगर आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री और बाकी उसकी डिटेल्स जानते हैं तभी आप पोस्टमार्टम को जो रिपोर्ट बनाएंगे वो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप क्राइम सीन पे जाए, उससे भी आपको कुछ आइडिया मिलता है और समझ में आता है कि किस तरीके से डेथ कॉज हुई है। आपको जो केस हिस्ट्री है उसको समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। एग्जामिनेशन मतलब आप एग्जामिन करें उस बॉडी को किस तरीके से, एक्सटर्नली एग्जामिन करें। पहले आप देखिए कपड़े पे स्टेन्स है, कोई धब्बे हैं, कपड़े फटे हैं, कपड़े पे कोई छेद है तो कितना बड़ा छेद है, बुलेट का है, चाकू का है। तो आप बाहर से पहले एग्जामिन करें, फिर इंटरनली एग्जामिन करें। तो आपको पूरी तरीके से एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद फिर आपको जो भी इंजरीज़ आपको बॉडी पे दिखे, हर एक इंजरीज़ को फोटोग्राफ करें, नोट करें, वेरीफाई करें किस तरीके से इंजरी आई है, नई इंजरी है, पुरानी इंजरी है, इन सब को आपको नोट करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है विस्केरिया और जो अदर इस तरह के टिश्यूज़ है उसको प्रिजर्व करना। जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो कुछ वाइटल ऑर्गन्स आप बाहर निकालते हैं। उस वाइटल ऑर्गन्स में जब आप विस्केरिया या फिर इस तरह के इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ को बाहर निकालते हैं तो उसको बाहर आपको प्रिजर्व करते रखना है, क्योंकि आप इसमें कुछ ऐसे चीज़ों को टेस्ट करने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी। केमिकल टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया, आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट ऑटोप्सी पे जाना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वो प्रिजर्व रहना ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से आप उसका ऑटोप्सी बाद में पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी कर सकते हैं। तो प्रिजर्व करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नोट्स, जैसे कि मैंने बताया, आपको हर समय अपने जो भी ऑब्जर्वेशन है वो नोट डाउन करते चलना है। और जो भी आर्टिकल्स आपको मिले हैं, कपड़े मिले, घड़ी मिले, उसको आपको नोट डाउन करना है। और जितने एविडेंस है उसको कलेक्ट करके एक जगह नोट डाउन करके रखना है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होता है। पहला एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, दूसरा इंटरनल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक्सटर्नली यानी बाहरी से उस डेड बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें जो एविडेंशियल वैल्यू रखती है और जो हेल्प कर सकती है आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने में, यानी आपको कॉज ऑफ डेथ पता चल सकता है या फिर मोटिव पता चल सकता है, मैनर पता चल सकता है। उस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आप 4 चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन का डाटा, मतलब ऐसे डाटा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें डेड बॉडी किसकी है। जैसे आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया था, कुछ चीज़ें होती है जैसे फिंगरप्रिंट्स होता है, मोल्स होते हैं, स्कार्स होता है कोई। इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, उस पर डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन के जो डाटा है उसको रिकॉर्ड करना, उसको ऑब्जर्व करना और नोट डाउन करना एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का पार्ट है। दूसरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन। डिटेल्ड एग्जामिनेशन में आप पूरी डेड बॉडी को अच्छे तरीके से तलाशते हैं, देखते हैं उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, कोई ऐसा चीज़ तो नहीं, कोई वेपन तो नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप को ये पता चल सके कि डेड बॉडी का कारण क्या है डेथ का, क्या इस मैनर है डेथ का। कोई आपको हेयर हो सकता है मिल जाए डेड बॉडी के ऊपर से, क्या हो सकता है डेड बॉडी के ऊपर से कोई वेपन्स मिल जाए, कोई बुलेट मिले, तो कुछ भी जो भी आपको ऊपर से मिल सकता है। अभी आप एक्सटर्नली उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे। इसके अलावा आप फोटोग्राफ्स और स्केचेस लेंगे उस डेड बॉडी की हर एंगल से, जो आपको हेल्पफुल कर रहता है ऑब्जर्वेशन अपने मेडिकल रिपोर्ट बनाने में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने में। इसके अलावा ऐसे जो भी डाटा जो आपको ये बता सके, आपको ये हेल्प कर सके पता करने में कि किस समय डेथ हुई है, यानी टाइम जो है डेथ का, अगर वो पता चल सके तो इन सारे डाटा को एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में इंक्लूड किया जाता है और पता किया जाता है कि कैसे डेड बॉडी की डेथ कब हुई, क्या कारण थे, किसकी डेड बॉडी है। इन सब को पता करने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बाद जो आपका पार्ट आता है वो इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन में बेसिकली आप डेड बॉडी को डाइसेक्ट करके, बांट करके, चीरा लगा करके आप उसके कुछ ऑर्गन्स है जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उसको अलग करके आप उस पर एग्जामिन करते हैं, उसको एक एक पार्ट देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशंस है और क्या कारण हो सकते हैं डेथ के। ठीक है, तो आपके हर एक ऑर्गन को आप डाइसेक्ट करके अलग करके ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामिन करते हैं डेथ का कारण पता करने के लिए और मैनर पता करने के लिए।
तो बेसिकली 3 जो मेजर कैविटीज़ है आप उसको डाइसेक्ट करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन में। पहला स्कल को आप डाइसेक्ट करते हैं, दूसरा थॉरेक्स को, और तीसरा एब्डोमेन मतलब पेट को। इन तीनों कैविटीज़ को आप डिटेल्ड में डाइसेक्ट करने के बाद एग्जामिन करते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं और जो ऐसे लिक्विड्स आपको बॉडी में पाए जाते हैं, इन सबको आप पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑटोप्सी के लिए भी प्रिजर्व करते हैं। अब हम इस एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझेंगे किस तरीके से पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ये डिटरमाइन किया जाता है फॉरेंसिक डॉक्टर्स के थ्रू कि क्या रीजंस थे, क्या कारण थे डेथ के। साइंटिफिक एग्जामिनेशन बॉडी के करने के बाद फिजिकली इंटरनल एग्जामिनेशन और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करके कैसे डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्या कारण से डेथ हुई। साइंटिफिक मैनर ऑफ डेथ को हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर फिजिकली एग्जामिन करते हैं बॉडी को, ठीक है, बाहर से। इंटरनल एग्जामिनेशन से पहले वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं। वो कपड़ों पर दाग देखते हैं, ब्लड स्टेन्स देखते हैं, कुछ अलग तरह की चोट देखते हैं, हर चीज़ को। फिर कपड़े को हटा के फिर वो अंदर की जो इंजरीज़ होती है, जैसे आपका कोई अगर हाथ जला है, फिर हाथ पे कोई कट के निशान है, कहीं स्किन पे या फिर कहीं बॉडी पे कट्स के निशान, उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके हिसाब से फिर अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्सरे करते हैं। एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या फिर अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके वो चेक करते हैं। जैसे कोई यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई बोन है वो क्रैक हो गया है, या फिर कोई डिसलोकेट हो गया बोन, या फिर अगर इन सब से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता और वो डिटरमाइन करना चाहते हैं, और वो तब इंटरनल एग्जामिनेशन में करते हैं। और वो हर एक बॉडी पार्ट्स को अलग करते हैं, जैसे कि ब्रेन को अलग कर देते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको अलग अलग करके सेपरेट करके उसको एग्जामिन करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू वो डिटरमाइन करते हैं क्या कारण है डेथ का। अगर वो फिर भी नहीं कर पाते तो वो पैथोलॉजिस्ट और जो केमिकल्स के थ्रू जो टेस्ट होते हैं उसके थ्रू वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण था डेथ का। ड्रग्स था, अल्कोहल था, या फिर कोई अदर कारण था। और इन सब का वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, ऑटोप्सी रिपोर्ट, जो वो लीगल जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होता है वो और कोर्ट को सबमिट करते हैं और उसमें अपना ओपिनियन देते हैं कि इसका कारण क्या था, होमिसाइड था, नेचुरल डेथ था, एक्सीडेंट था, या फिर कोई और कारण। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए हम एक और वीडियो देखेंगे, उसमें समझेंगे किस तरीके से डाइसेक्ट किया जाता है आपका बॉडी, क्योंकि डाइसेक्शन पोस्टमार्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें अगर कोई कमी होती है तो इसको जो आपका अदर काउंसिल है, जो अदर लॉयर है, एडवोकेट है, वो कोर्ट में ऑब्जेक्शन के रूप में उठा सकता है। तो डाइसेक्शन का जो तरीका है उसको हम एक वीडियो के थ्रू समझेंगे किस तरीके से डाइसेक्शन होते हैं। रीज़न 4 तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे प्राइमरी और बेसिक जो तरीका है वो ये है कि आप चिन से आप सीधा एक मिड लाइन बीचों बीच में चीरा लगाते हुए आप आए, यानी इंसिजन करते हुए आप प्यूबिस एम्फेसिस तक, और बीच में इस पॉइंट पर आप दोनों साइड एम्बिलिकस के साइड में आप इसको छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ होते हैं जिसको आपको प्रोटेक्ट करना होता है। उसको आप हटा के इनके साइड में उसको लेफ्ट करते हुए बाकी चीरा लगाए, क्योंकि यह आसान और बहुत ही आसान होता है इसको वापस रिकन्स्ट्रक्ट करना, सिलना, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा तरीका है चीरा लगाने का कि आप वाई शेप जो चीरा लगाया जाता है बेसिकली इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया करते हैं। और जो ये चीरा लगाते हैं इसमें एक टिप पॉइंट से, इस पॉइंट से एक्रोमोनियम से होते हुए ये नीचे के साइड हम आते हैं और ब्रेस्ट के नीचे होते हुए इस मिड लाइन पर कन्वर्ज करते हैं इस पॉइंट पर। और यहाँ से पिछली बार की तरह जैसे कि हमने सेफली नीचे के साइड चीरा लगाया था आई शेप में, उस तरीके से हम चीरा लगाते हैं और स्टर्नम से प्यूबिस एम्फेसिस तक हम ये चीरा लगाते हैं। इसके अलावा भी एक प्रोसेस है चीरा लगाने का। इसमें हम क्या करते हैं, जब अगर एस्ट्रिक्स का केसेस है, एस्फीजिया का केसेस है, दम घुटने से मौत हुई है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं। एक लेयर बाय लेयर डाइसेक्शन की अगर ज़रूरत होती है तो नेक का हम लेयर बाय लेयर डाइसेक्शन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम मेस्टॉइड पॉइंट से, इस टिप ऑफ मेस्टॉइड से हम चीरा लगाते हैं और यहाँ पर क्लेविकल पॉइंट तक, मिड पॉइंट तक ले आते हैं चीरा लगाकर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्लेविकल के मिड में लाने के बाद सिमिलर प्रोसेस हम रिपीट करते हैं दूसरे साइड, और दूसरे तरफ से भी हम मेस्टॉइड से क्लेविकल पॉइंट के मिड तक लाते हैं, कुछ इसी प्रकार से। अदर साइड से आप यहाँ से चीरा लगाएंगे और फिर क्लेविकल पॉइंट के मिड में लाएंगे, और उसके बाद फिर जिस तरीके से हमने पहले फर्स्ट पार्ट में चीरा लगाया था सीधा स्ट्रेट मिड लाइन होते हुए, सिमिलरली हम चीरा लगाएंगे फिर से मिड पॉइंट होते हुए,
प्यूबिस सिम्फिसिस तक, ठीक है। स्टर्नम से प्यूबिस सिम्फिसिस तक सिमिलरली चीरा लगाएंगे। एक और तरीके से हम वाई शेप्ड चीरा लगा सकते हैं, ये है इन्वर्टेड तरीका, यानी वाई शेप इन्वर्टेड फॉर्म में हम चीरा लगा सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि थर्ड में हमने चीरा लगाया था सिमिलरली लगाते हैं और उस चीरा को मिड लाइन होते हुए अम्बेलिकस तक लाते हैं। अम्बेलिकस इस पॉइंट तक लाते हैं, मिड लाइन से अम्बेलिकस तक, और यहाँ से फिर हम वाई शेप में चीरा लगाते हैं। इस प्रकार कुछ आप इन्वर्स फॉर्म में इन्वर्स वाई बनाते हुए चीरा लगाएंगे। और इस तरीके से ये चौथा तरीका है चीरा लगाने का, ये इन्वर्टेड वाई के फॉर्म में चीरा लगता है। टोटल ये 4 तरीके हैं चीरा लगाने के। जैसे कि अभी हमने देखा किस तरीके से डाइसेक्शन होता है, चीरा किस तरीके से लगाया जाता है बॉडी पर। अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।